टोक्यो शहर, जहां पुलिस यूसुके हिबिसावा नाम के एक भगोड़े का पीछा कर रही है। यूसुके एक लड़की को बंधक बना लेता है, लेकिन वह अचानक सीने में तेज दर्द का अनुभव करता है और गिर जाता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। कहीं और फॉरेन अफेयर के डेप्यूटी डायरेक्टर अपने कार्यालय से बाहर निकलते हैं और खुद को मीडिया से घिरा हुआ पाते हैं। पत्रकारों ने उन पर कई आरोपों और सवालों की बौछार शुरू कर दी, लेकिन इससे पहले कि वह जवाब दे पाता, वो यूसुके की तरह गिर पड़ा और मर गया। इसी तरह शहर में मौतों का क्रम शुरू होता है, जिसमें सभी क्रिमिनल्स शामिल होते हैं। लोगों का मानना है कि किरा के रूप में जाना जाने वाला एक व्यक्ति जिम्मेदार है। कुछ उसके कार्यों का समर्थन करते हैं, जबकि अन्य उसे एक अपराधी से ज्यादा कुछ नहीं देखते हैं। एक शाम एक ब्रेकिंग न्यूज में रिपोर्टर ने घोषणा की, हिरोमिची इमिजुमी नाम का व्यक्ति एक फाइनेंशियल कंपनी में घुस गया है और लोगों को बंधक बना रहा है। लोगों की भीड़ के बीच लाइट यागामी नाम का एक आदमी है, जो खबर सुनकर अपनी नोटबुक निकालता है और उसमें हिरोमिची का नाम लिखता है। क्षण भर बाद रिपोर्टर ने चौंकाने वाली घोषणा की, हिरोमिची की मृत्यु हो गई है। बंधकों ने बताया कि अचानक सीने में दर्द होने के बाद वह गिर गया। फिल्म कुछ हफ्ते पहले वापस आती है। लाइट जापानी पुलिस की वेबसाइट को हैक कर लेता है और उसे पता चलता है कि वांटेड क्रिमिनल्स के सभी मामले बंद किए जा रहे हैं। अपने शक दूर करने के लिए वह एक लोकल बार में जाता है, जहां वह अपराधियों में से एक को ये स्वीकार करते हुए सुनता है कि पुलिस ने उसे रिहा कर दिया है। ये सुनकर लाइट बेचैन हो जाता है और देश की कानूनी व्यवस्था से विश्वास उठने लगता है। एक बरसात की रात वह डेथ नोट नाम की एक रहस्यमयी दिखने वाली नोटबुक पाता है और उसे अपने साथ ले जाता है। घर पहुंचने पर वह पहला पेज पढ़ता है, जिसमें लिखा है, नोटबुक में जिसका नाम लिखा जाएगा वह मर जाएगा। लाइट इसे गंभीरता से नहीं लेता और इसे एक मजाक मानता है। फिर वह टीवी चालू करता है और एक हत्यारे की खबर देखता है जो हाल ही में तबाही मचा रहा है। मजे के लिए लाइट ने नोटबुक पर हत्यारे का नाम लिख दिया। अगली सुबह नाश्ता करते समय वह अखबार पढ़ता है और हत्यारे की मौत के बारे में जानकर चौंक जाता है। पर इतना होते हुए भी लाइट को यकीन नहीं है और इसे एक संयोग मानता है। बाद में जब वह सड़क पर टहल रहा होता है तो वह उसी अपराधी के सामने आता है जिसे उसने बार में देखा था। नोटबुक को जांचने के लिए सड़क के विपरीत दिशा से उसे देखते हुए लाइट डेथ नोट में अपराधी का नाम लिखता है। अपराधी तुरंत सीने में दर्द का अनुभव करता है और मर जाता है और लाइट को नोटबुक की असाधारण क्षमताओं पर यकीन हो जाता है। वह इसके सभी नियमों को ध्यान से पढ़ता है। इसके नियमों के अनुसार नोटबुक तभी काम करती है जब लेखक अपने दिमाग में मरने वाले व्यक्ति के चेहरे की कल्पना कर सकता है, और यदि व्यक्ति का नाम लिखने के 40 सेकंड के भीतर मृत्यु का कारण नहीं लिखा जाता है तो वे दिल का दौरा पड़ने से मर जाएगा। उस रात लाइट घर वापस आ रहा है जब उसका सामना मृत्यु के देवता से होता है, जो खुद का नाम रयूक बताता है। पता चलता है कि डेथ नोट को छूने वाले ही उसे देख सकते हैं। शुरू में लाइट उसे देखकर घबरा जाता है और पूछता है कि क्या वह किताब के लिए आया है, लेकिन रयूक कहता है कि वो जितनी बार चाहे उतनी बार पुस्तक का उपयोग कर सकता है। ये सुनकर लाइट अपराध के बिना एक ऐसी दुनिया बनाने की सोचता है जहां धर्मी का सम्मान किया जाएगा और दुष्ट लोग भय से कांप उठेंगे। वर्तमान समय में पुलिस अभी भी हो रही रहस्यमय मौतों की जांच कर रही है, लेकिन अभी तक उनके पास किरा का कोई सुराग नहीं है। इसलिए वे मदद के लिए एल के रूप में जानी जाने वाली एक रहस्यमय आकृति की ओर मुड़ते हैं। एल एक लैपटॉप के माध्यम से पुलिस के साथ बात करता है और कहता है किरा जापान से है और अपने दम पर अपराध कर रहा है, इसलिए वह एक योजना के साथ आया है। एल पुलिस की अनुमति से लाइव प्रसारण के माध्यम से किरा को चुनौती देने के लिए एक भगोड़े अपराधी का उपयोग करता है, और जब लाइट प्रसारण देखता है तो वह अपराधी का नाम जल्दी से डेथ नोट में लिखता है, जिससे अपराधी की तुरंत मृत्यु हो जाती है। इस घटना के बाद एल की असली आवाज लाइव प्रसारण पर दिखाई देती है और वह बताता है कि यह एक जाल था और अब पुलिस जानती है कि किरा जापान से है। एल ये भी चेतावनी देता है कि किरा के पकड़े जाने के बाद उसे मौत की सजा दी जाएगी। ये सुनकर लाइट डर जाता है। वह कुछ नहीं कर सकता क्योंकि एल कभी किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाता। अगले दृश्य में पुलिस विभाग अपने सबसे अच्छे अधिकारियों में से एक को नियुक्त करती है, सचिको यागामी, मामले के लीड इन्वेस्टिगेटर के रूप में। पता चलता है कि वह लाइट का पिता है। एल की मदद से पुलिस ने अपनी जांच जारी रखी। वे निष्कर्ष निकालते हैं कि किरा एक कॉलेज छात्र है जो अपनी कक्षाओं के दौरान किसी को नहीं मारता है। लाइट, जो आसानी से पुलिस डेटाबेस हैक कर सकता है, इस जानकारी से अवगत हो जाता है और अपनी हत्या के समय को बदलना शुरू कर देता है। जब पुलिस को इसकी भनक लगी तो उन्हें शक हुआ कि उनकी जानकारी किसी तरह किरा को लीक की जा रही है। बाद में लाइट अपने नए दोस्त के साथ चल रहा है, रयूक। उसे पता चलता है कि एक अपरिचित व्यक्ति उसका पीछा कर रहा है। रयूक बताता है कि वही व्यक्ति 2 दिनों से उसका पीछा कर रहा है। ये सुनकर लाइट हैरान हो जाता है कि रयूक ने उसे पहले ही क्यों नहीं बताया। रयूक कहता है वह न तो लाइट का समर्थन करता है और न ही पुलिस का। ये बात लाइट को डराती है और वह अब से और अधिक सतर्क रहने का फैसला करता है।
एक दिन लाइट और उसकी सबसे अच्छी दोस्त शियोरी एक बस में चढ़ते हैं और अनजान आदमी उनका पीछा करता है। क्रोधित होकर वो व्यक्ति का सामना करता है, लेकिन वह व्यक्ति अज्ञानता का ढोंग करता है। कुछ देर बाद अचानक एक युवक अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ और पास में सवार यात्रियों को बंधक बना लिया। ये पता चला कि वह एक वांटेड क्रिमिनल है जो अभी अभी जेल से भागा है। लाइट मदद करना चाहता है, लेकिन वह अपराधी का नाम नहीं जानता है। वह बस एक कागज के टुकड़े पर लिखता है कि वह कुछ करने वाला है। जब वह अनजान व्यक्ति यह नोटिस करता है तो वह खतरे की चेतावनी देते हुए लाइट को रोकने का प्रयास करता है। वह रे इवामात्सु नाम के एक FBI एजेंट के रूप में भी अपना परिचय देता है। अपराधी उनके पास आता है और लाइट से कागज का टुकड़ा छीन लेता है, जो डेथ नोट का फटा हुआ हिस्सा है। जैसे ही अपराधी कागज रखता है, रयूक उसे दिखाई देने लगता है। भयानक राक्षस को देखकर अपराधी घबरा जाता है, जिसके कारण वह बस से बाहर भाग जाता है और एक तेज गति वाले वाहन से टकराकर मारा जाता है। रे की पहचान और उसके रूप रंग के बारे में जानने के बाद लाइट का उद्देश्य उसे अपने रास्ते से हटाना है। रयूक ने चेतावनी दी है कि यदि वह ऐसा करता है तो वह शक के घेरे में होगा। अपने प्रति किसी भी संदेह को दूर करने के लिए लाइट मामले से जुड़े सभी अंडरकवर FBI एजेंटों के नाम एकत्र करने का निर्णय लेता है। इसके लिए वह रे को मेट्रो में बुलाता है और एक ट्रांसमीटर के माध्यम से उसके साथ बात करता है। लाइट रे को कागज के एक टुकड़े पर सभी FBI एजेंटों के नाम लिखने के लिए ब्लैकमेल करता है। अगर वह इसका पालन नहीं करेगा तो ट्रेन में निर्दोष यात्रियों की हत्या करने की धमकी देता है। रे के पास बात मानने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। बाद में वह अपने डेटाबेस में सभी एजेंटों की तस्वीरों को देखता है और लाइट डेथ नोट पर उनके नाम लिखता है और केस में शामिल सभी FBI एजेंट सीने में दर्द से मर जाते हैं। जैसे जैसे उसका काम पूरा होता जाता है, लाइट बेरहमी से रे को भी मार डालता है। रे की मंगेतर उसी रेलवे प्लेटफॉर्म पर होती है और जब वह रे को गिरते हुए देखती है तो वह उसकी मदद करने के लिए दौड़ती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बाद में पुलिस स्टेशन में लाइट के पिता सचिको टीम को सूचित करते हुए एक घोषणा करता है कि उनकी जान खतरे में है, क्योंकि किरा ने गैर अपराधियों को मारना शुरू कर दिया है। वह टीम के सदस्यों को मामले से पीछे हटने की अनुमति देता है अगर उन्हें मारे जाने का डर है। ये सुनने के बाद 6 अधिकारियों को छोड़कर सभी कमरे से चले जाते हैं। उनमें से 6 की मांग है कि एल जांच में आगे बढ़ने से पहले अपनी असली पहचान बताए। अगले दृश्य में वे एल के अपार्टमेंट में पहुंचते हैं और देखते हैं कि वह एक छोटा लड़का है, लेकिन वह बेहद बुद्धिमान है जो उसे बाकी अधिकारियों से अलग करता है। एल टीम को कीरा से बचने के लिए नकली नामों का उपयोग करने को कहता है। कहीं और रे की मंगेतर नाओमी उसकी मौत से सदमे में है। वह पूर्व FBI एजेंट होने का खुलासा करती है जो पहले एल के लिए काम करती थी। अब वह अपने मंगेतर के हत्यारे से बदला लेना चाहती है। इस बीच एल रे की मौत के वीडियो का पता लगाता है, जिसमें वह रे को मरने से ठीक पहले किसी की ओर इशारा करते हुए नोटिस करता है। ये सोचकर कि उसने अपराधी को ढूंढ लिया है, वह सचिको और टीम को उन्हें सूचित करने के लिए बुलाता है। एल फिर उन्हें शक के घेरे में लोगों की तस्वीरें दिखाता है, जिनमें से एक उसका बेटा लाइट भी है। वह चाहता है कि सचिको के परिवार पर लगातार नजर रखी जाए। अगले दिन जब वह कॉलेज में होता है, नाओमी लाइट को मिलती है। वह उसे रेलवे प्लेटफॉर्म से पहचानता है, लेकिन रे की मौत के बारे में कुछ भी जानने से इनकार करता है। नाओमी ने दावा किया कि उसी ने रे को मारा है। यह महसूस करते हुए कि उसकी हकीकत सामने आ रही है, लाइट जल्दी से डेथ नोट के एक टुकड़े पर उसका नाम लिखता है, लेकिन नाओमी कहती है कि वह उसे नहीं मार सकता क्योंकि उसने उसे गलत नाम बताया था। बाद में लाइट घर लौटता है और असामान्य चीजें नोटिस करता है, जिससे उसे शक होता है कि कोई उसकी जानकारी के बिना उसके कमरे में घुसा था। फिर वह रयूक को बताता है कि उसके कमरे में कैमरे और सुनने के उपकरण लगे हुए हैं। उसका अनुमान सही निकलता है क्योंकि एल और पुलिस लगातार उसके कमरे के अंदर उसे देख रही है। कुछ दिनों तक कुछ भी गड़बड़ नहीं मिलने के बाद सचिको को यकीन हो गया कि उसका बेटा निर्दोष है, लेकिन एल निगरानी जारी रखने पर जोर देता है क्योंकि लाइट की निगरानी के दौरान किसी की मौत नहीं हुई है। निगरानी के 7वें दिन लाइट को अपने परिवार के साथ डिनर करते देखा गया। वह अपने कमरे में लौट आता है, दरवाजा बंद कर देता है और चिप्स का एक पैकेट खोलता है। इसे खाते हुए वह पढ़ाई करता है, निगरानी से अनजान होने का नाटक करता है। अचानक खबर आती है कि एक नया अपराधी पकड़ा गया है और दिल का दौरा पड़ने से उसकी जल्द ही मौत हो जाती है। जब एजेंटों को ये पता चलता है तो वे घोषणा करते हैं कि लाइट अब शक के दायरे में नहीं है, लेकिन एल को अभी भी शक है। लेकिन वह अपने सहायक को लाइट के कमरे से सभी कैमरे और बग हटाने का आदेश देता है। बिना पता लगे लाइट ने चिप्स के बैग के अंदर डेथ नोट छिपा दिया था और चुपके से अपराधी का नाम लिखा था। एक दिन शियोरी लाइट को बुलाती है और आर्ट गैलरी में मिलने को कहती है। वह खुशी से मान जाता है, लेकिन कॉल के दौरान उसे शक है कि कुछ गड़बड़ है क्योंकि उसकी आवाज अजीब लगती है। वास्तव में नाओमी ने शियोरी को बंधक बना लिया है। अगले दृश्य में आर्ट गैलरी में लाइट के आने के बाद वह नाओमी को शियोरी को बंधक बनाते हुए पाता है। वह गुस्से में मांग करती है कि वह कीरा होने की बात कबूल करे,
लेकिन लाइट ने आरोपों से इनकार किया और शियोरी को छोड़ने के लिए कहा। उसे कबूल करवाने की कोशिश में नाओमी ने अपना असली नाम भी बता दिया और उसे मारने के लिए कहा। इस बीच एल टीम सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से घटना को देख रही है। नाओमी बाहर पुलिस सायरन से घबरा जाती है, जिससे शियोरी को मुक्त होने और लाइट की ओर भागने का मौका मिलता है। लेकिन घबराहट में वह गलती से लड़की को गोली मार देती है। वह लाइट को चूमती है और उसके लिए अपने प्यार को कबूल करती है और अपना दम तोड़ देती है। इसके तुरंत बाद पुलिस पहुंचती है। अचानक नाओमी की मौत हो जाती है। फिर दृश्य कुछ घंटे पहले वापस आ जाता है, जहां लाइट को नाओमी के शादी के कार्ड से उसका असली नाम पता चलता है। अपने नोट पर वह नाओमी की मौत की पूरी साजिश को सावधानी पूर्वक लिखता है। और अब रयूक आता है और पूछता है कि क्या उसने कभी उसे खोने की उम्मीद की थी। लाइट एक दुष्ट मुस्कुराहट के साथ बताता है कि वह वही था जिसने वास्तव में नाओमी के साथ शियोरी की मौत की साजिश रची थी। वह बताता है कि अधिकारियों को उसके साथ सहानुभूति रखने और उसे एक अपराधी के रूप में हटाने की योजना के तहत ऐसा किया। रयूक उसकी आंखों में घृणा से देखता है और कहता है कि लाइट मानव रूप में एक राक्षस है। तभी एयर चिप्स के उसी बैग को पकड़े हुए दिखाई देता है जो लाइट अपराधियों के नाम लिखने के लिए इस्तेमाल करता था। वह लाइट से अपना परिचय देता है और उसे कीरा को पकड़ने के लिए अपनी टीम में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है। दोनों एक दूसरे को खतरनाक तरीके से घूरते हैं।